नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी मनीषा है, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगी। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। न्यायपालिका द्वारा विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करना होगा संविधान के विरुद्ध। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच नई दिल्ली में हुई औपचारिक वार्ता। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहित कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। एनएसए अजीत डोभाल के निमंत्रण पर चीनी विदेश मंत्री वांग यी अगले हफ्ते आएंगे भारत। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों के 24वें दौर की होगी वार्ता। अमेरिका रूस के बीच अलास्का में हुई बैठक को ट्रंप ने बताया सार्थक। कहा, रूस यूक्रेन संघर्ष विराम को लेकर कई मुद्दों पर बनी सहमति। ट्रंप ने जेलेंस्की से फोन पर की बात। और देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया। राधा कृष्ण के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। और आइए अब शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए फैसला लेने की समय सीमा तय करने के मामले में राष्ट्रपति की ओर से सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब में कहा है कि न्यायपालिका द्वारा समय सीमा निर्धारित करना संविधान के विरुद्ध होगा। केंद्र ने कहा है कि ऐसा करने से संवैधानिक अव्यवस्था पैदा होगी, जो संविधान निर्माताओं की परिकल्पना के विरुद्ध होगा। केंद्र ने कहा है कि जब शक्तियों के प्रयोग को लचीला बनाए रखना हो तो संविधान को कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं करता है, क्योंकि अनुच्छेद 200 या 201 कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं करते। संविधान ने जानबूझकर इस प्रक्रिया के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है, ताकि राज्यपाल आवश्यकता अनुसार राजनीतिक व संवैधानिक परिस्थितियों के अनुसार विवेक का प्रयोग कर सके। यदि न्यायालय इसमें समय सीमा जोड़ता है तो ये संविधान निर्माताओं की मंशा को ठुकराने के समान होगा। साथ ही जवाब में स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 142 कोई ऐसी न्यायिक शक्ति नहीं है जो संवैधानिक प्रावधानों को दरकिनार कर सके, और सर्वोच्च न्यायालय भी संवैधानिक प्रावधानों और सिद्धांतों से बंधा हुआ है। साथ ही केंद्र ने कहा है कि संविधान के किसी एक अंग की कथित विफलता किसी दूसरे अंग को ऐसी शक्तियां ग्रहण करने का अधिकार नहीं देती जो संविधान ने उसे नहीं दी है, और अगर इसकी अनुमति दी जाती है तो इसका परिणाम एक संवैधानिक अव्यवस्था होगी, जिसकी परिकल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी। आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल द्वारा कई विधेयकों को लंबे समय तक विचाराधीन रखने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर जस्टिस पारदीवाला की बेंच ने फैसला सुनाते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयकों पर निर्णय की अधिकतम समय सीमा तय कर दी थी। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के पास कुछ विधेयक विचाराधीन थे। राज्य सरकार ने राज्यपाल के बिल लंबित रखने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 8 अप्रैल को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय करने का आदेश दिया। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत एक एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट को भेजा, और 13 मई को राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की संवैधानिकता को 14 सवाल पूछे। 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की। राष्ट्रपति की ओर से उठाए गए प्रश्नों पर 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ गठित की गई। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई,
संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं। संवैधानिक पीठ में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस अतुल S चांदूरकर शामिल हैं। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था। नोटिस पर SG तुषार मेहता ने जवाब दाखिल किया है। मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 19 अगस्त से होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री चो ह्यून के बीच आज नई दिल्ली में औपचारिक वार्ता शुरू हुई। ये बैठक चो ह्यून की भारत यात्रा के दौरान हो रही है। कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद उनकी ये आधिकारिक भारत यात्रा है। बातचीत की शुरुआत में दोनों नेताओं ने एक दूसरे को राष्ट्रीय दिवस पर बधाई दी। भारत के स्वतंत्रता दिवस की तरह दक्षिण कोरिया यानी कि कोरियाई गणतंत्र का लिबरेशन दिवस भी 15 अगस्त को मनाया जाता है। दोनों नेताओं के बीच होने वाली प्रतिनिधिमंडल स्तर को बातचीत में सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, व्यापार और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर विचार होने की संभावना है। वार्ता में आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक मोर्चों पर सहयोग को भी और मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। ये वार्ता भारत दक्षिण कोरिया विशेष रणनीतिक साझेदारी को नई गति देने का संकेत मानी जा रही है। शुक्रवार शाम नई दिल्ली पहुंचे चो ह्यून का यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब दोनों देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार टैरिफ के असर का आकलन कर रहे हैं। A day after your national day and our national day, I think is something again says a lot really about the value we attach to the relationship. Let me also take the opportunity to extend our greetings to you for the National Liberation Day of Korea. And your visit, I think, in many ways comes at a very important time. It's the 10th anniversary of our special strategic partnership. पहलगाम आतंकी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया को लेकर दक्षिण कोरिया के समर्थन का भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आभार जताया। I also want to express our gratitude for the ROK's condemnation of the terrorist attack which took place in Pahalgam on 22nd of April, and the fact that when our parliamentary delegation went to Seoul, I think they got very good meetings. You yourself made an effort to meet them. It's something which we appreciate. So I do want to say, there is a lot that we have to discuss, defense, security, business, economics, connectivity, people-to-people relations. और वहीं दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून ने कहा कि हम भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। It's a great pleasure for me to visit India in less than a month after my assuming office as foreign minister. Is firmly committed to strengthening ties with your great country. This was emphasized, as you said, during the summit in Canada, and he personally asked me to convey the best regards to Prime Minister Modi ji. भारत चीन संबंधों में नई पहल की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए चीनी विदेश मंत्री वांग यी 18 से 19 अगस्त को भारत का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान दोनों नेता भारत चीन सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों के 24वें दौर की वार्ता करेंगे। इसके अलावा वांग यी की विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी द्विपक्षीय बैठक होगी। चीन के विदेश मंत्री का ये दौरा तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से पहले होने के चलते कई मायनों में अहम माना जा रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री 17 से 18 अगस्त के बीच नेपाल की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। वे नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के निमंत्रण पर जा रहे हैं।
दोनों देशों के बीच सचिव स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा, हवाई उड़ानों, ऊर्जा क्षेत्र आदि क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश सचिव का ये दौरा नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सितंबर में होने वाली भारत यात्रा से पहले हो रही है। भारत अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के तहत नेपाल के साथ अपने संबंधों को उच्च प्राथमिकता देता है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ के चशोती में बचाव कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने पूरे इलाके का जायजा और पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की। आपको बता दें कि इस आपदा में अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग लापता हैं। 160 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है और उनमें से 38 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। प्रशासन ने लोगों और तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए चशोती से लगभग 15 किलोमीटर दूर पद्दार में एक नियंत्रण सहायता कक्ष स्थापित किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से आई तबाही में घायल हो चुके पीड़ितों से अस्पताल में उन्होंने मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीड़ितों की हर संभव मदद की जा रही है। आपदा प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव अभियान का कार्य जारी है। प्रधानमंत्री किसी चीज का संज्ञान लेते हैं तो सारी मशीनरी यकायक एक्टिवेट हो जाती है। उसका नतीजा यह है कि रातों रात यहाँ गाड़ियों के माध्यम से इक्विपमेंट पहुंचाया गया। सीआरपीएफ भारी संख्या में इक्विपमेंट के साथ यहाँ रातों रात मौसम खराब होने के बावजूद पहुंची है। एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, डीजी पुलिस जम्मू कश्मीर के और डिवीजनल कमिश्नर तो यहाँ पर कैंप कर ही रहे हैं। आज से बीआरओ की भी सेवाएं ली गई हैं, क्योंकि सड़क में जो मलबा है उसको हटाने के लिए कुछ एक ऐसी इक्विपमेंट रहती है, कुछ ऐसी मशीनें रहती हैं जो उन्हीं के पास उपलब्ध होती है। 52 हमें डेड बॉडीज मिली हैं, जिसमें से 4 की अभी शनाख्त नहीं हुई, बाकी की हो चुकी है। और जो ज़्यादा गंभीर रूप से घायल थे उनको बाहर भेजा गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ आपदा पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की लगातार नजर बनाए हुए हैं। उपराज्यपाल ने एक्स पर लिखा है, मैं अचानक आई बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए घरों का पुनर्निर्माण सुनिश्चित करूंगा। वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है और किश्तवाड़ के चशोती में बचाव और राहत कार्यों का जायजा लिया। मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावितों को तत्काल राहत और निर्बाध आवश्यक आपूर्ति प्रदान करने के निर्देश भी दिए हैं। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होता है। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। देश के मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है। चारों तरफ राधे राधे के जयकारों से हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। मथुरा और वृंदावन में देश के अलग अलग शहरों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी पारंपरिक उत्साह के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। राजधानी दिल्ली में भी सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंचने लगे हैं। ऐसे ही नज़ारे राजस्थान की राजधानी जयपुर से भी सामने आई है। वहीं नोएडा और अहमदाबाद में भी श्रद्धालु कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आज पूरा देश श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम साफ तौर पर नजर आ रही है। वहीं मथुरा में आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
यशोदा नंदन की जन्मभूमि मथुरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्री कृष्ण और राधा रानी का दर्शन पूजन किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज राजधानी भोपाल स्थित एक गौशाला का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गौ सेवा कर जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सबके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आए। भगवान गोपाल कृष्ण की जन्माष्टमी की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्णा। अपने जीवन में तमाम कष्ट संघर्षों के बाद भी भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार से जीवन जिया है, ये हमें सदैव प्रेरणा देता है। एक तरफ भगवान कृष्ण कालिया के नाग को काबू में करके उसके फन पे नृत्य करके हमको हर जीवन की कठिनाइयों में मुस्कुराना सिखाते हैं। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आज करौली स्थित ऐतिहासिक मदन मोहन मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने मंदिर पहुंच रहे हैं। देश भर में जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में हरियाणा के फतेहाबाद स्थित श्री कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी के पावन अवसर पर विशेष आयोजन किया गया। मंदिर में 16 झांकियां बनाई गई हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण है। झांकियों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अद्भुत वर्णन किया गया है। मंदिर के पुजारी ने बताया है कि जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और बड़ी संख्या में भक्तजन दर्शनों के लिए आ रहे हैं। मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने भी अपने अनुभव साझा किए। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। खासकर हमारे मंदिर में इसके लिए विशेष तैयारियां चल रही हैं। हमारे मंदिर में श्री कृष्ण को निमित्त रख करके 16 प्रकार की झांकियां दिखाई जाएंगी। जो देना हमारे लिए महत्व है, बहुत महत्व रखता है। क्यों रखता है महत्व? क्योंकि जैसे राम जी ने रावण को जो बुराई का अंत किया था, उसी तरह श्री कृष्ण भगवान जी जन्म लेकर जो इनके मामा श्री राजा कंस थे, उनकी बुराई का अंत किया था। भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि जिस भी जीव को आपने इस धरती पे भेजा है, कोई भी भूखे पेट न सोए, सबके लिए भोजन का प्रबंध हो। सभी शहरवासियों को बुराई को त्यागने के लिए कहता हूँ, और कोई एक बुराई आज के दिन त्यागे था जो देश को तरक्की की राह पर ले जाया जा सके। और वहीं पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बेंगलुरु का इस्कॉन मंदिर भी भक्ति और आस्था के रंग में सराबोर नजर आ रहा है। मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मंदिर परिसर भजनों की गूंज और रोशनी से अलग छटा बिखेरता हुआ नजर आ रहा है। लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर भक्तों ने बारी बारी से भगवान की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इसी मौके पर कई जगहों पर दही हांडी उत्सव विशेष रूप से मनाया जा रहा है, जिसमें गोविंदाओं की टोलियां विभिन्न प्रकार से दही मटकी फोड़ने के कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। महाराष्ट्र में इस अवसर पर दही हांडी उत्सव विशेष रूप से आयोजन किया जाता है, जिसमें गोविंदाओं की टोलियां मानव पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ती हैं। इसी बीच मुंबई के दादर इलाके से एक खास तस्वीर सामने आई है, जहां महिलाओं के एक समूह ने सफलतापूर्वक दही हांडी फोड़कर एक मिसाल कायम की है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है। 3 बार भारत की कमान संभालने वाले महान नेता को देश भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अटल जी के दिल्ली स्थित समाधि स्थल सदैव अटल पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्र के प्रति वाजपेयी के योगदान को याद किया और आत्मनिर्भर भारत के लिए उनके दृष्टिकोण की सराहना की।
अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा नाम जिनके स्मरण मात्र से ही रोम रोम पुलकित हो उठता है। अटल जी भारतीय राजनीति में सौम्यता, शालीनता और विनयशीलता की बेजोड़ मिसाल थे, जिनके कुशल नेतृत्व में देश और विदेश में भारत ने सफलता के झंडे गाड़े। 16 अगस्त को अटल जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी के संपूर्ण सामाजिक और सियासी सफर पर आइए डालते हैं एक नज़र राजेश राज की इस खास रिपोर्ट के जरिए। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। भारतीय राजनीति के साधक, स्वप्न दृष्टा और मुल्क के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे राजनेता और कुशल प्रशासक थे जिनके नेतृत्व में देश ने बदलाव की अनेक पटकथाएं लिखी। पोखरण परमाणु परीक्षण विस्फोट से जहां भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरा, वहीं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से देश में सड़कों का जाल बिछ गया। इसके अंतर्गत दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को राजमार्गों से जोड़ा गया और देश में कनेक्टिविटी के मोर्चे पर बहुत समृद्धि आई। अटल बिहारी वाजपेयी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 1999 से 2004 तक गठबंधन की सरकार सफलतापूर्वक चलाई और 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। एक सामान्य कार्यकर्ता से बीजेपी के संस्थापक अध्यक्ष तक के सफर में अनेक उतार चढ़ाव आए, लेकिन वाजपेयी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी काबिलियत से बीजेपी को फर्श से अर्श तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। देश की सत्ता पर कमल खिलाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी पहले राजनेता थे जिनके नेतृत्व में बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई। 1996 से 2004 के बीच 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान किया और संपूर्ण विश्व से सराहना प्राप्त की। वह संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा में संसद का प्रतिनिधित्व करने वाले दिवंगत अटल जी सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से भी नवाजे गए थे। एक पत्रकार से प्रधानमंत्री का सफर बहुत चुनौतियों भरा रहा, लेकिन अटल जी ने हिम्मत नहीं हारी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री की सशक्त भूमिका निभाने वाले वाजपेयी को साल 1992 में पद्म विभूषण से नवाजा गया, तो 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय राजनीति में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। अपनी वाक्पटुता से संसद में सत्ता और विपक्ष दोनों को अपना मुरीद बना लेने वाले अटल जी विपक्ष के नेता के तौर पर भी बखूबी याद किए जाएंगे। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी महज एक राजनेता ही नहीं बल्कि सात्विक क्रोध और कोमल करुणा के अद्भुत कवि भी थे, जो उनके जीवन के दूसरे पहलू को दर्शाता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को खत्म करने का नया फॉर्मूला पेश किया है। अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात और यूरोपीय नेताओं से बातचीत के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना रुख में बड़ा बदलाव कर दिया है। जहां पहले वो पुतिन से संघर्ष विराम पर सहमति की बात कर रहे थे, वहीं अब उनका कहना है कि युद्ध को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ पीस डील है, ना कि एक अस्थायी संघर्ष विराम। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि सभी नेताओं ने माना है कि रूस और यूक्रेन के बीच इस भयानक युद्ध को खत्म करने का सही रास्ता सीधे शांति समझौता है। महज संघर्ष विराम टिकाऊ नहीं होता। उन्होंने ये भी पुष्टि की है कि सोमवार को वॉशिंगटन डीसी में ओवल ऑफिस में उनकी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात होगी। ट्रंप ने यहां तक इशारा किया है कि आखिर राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी एक बैठक तय की जा सकती है। उन्होंने त्रिपक्षीय मुलाकात की संभावना भी जताई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी एक्स पर पोस्ट कर सोमवार को राष्ट्रपति ट्रंप के साथ होने वाली मुलाकात की पुष्टि की। साथ ही उन्होंने अमेरिका और रूस के बीच त्रिपक्षीय बैठक के राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव का भी समर्थन किया।
भारत ने अलास्का में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा कि भारत अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुए शिखर सम्मेलन का स्वागत करता है। शांति की दिशा में उनके नेतृत्व की सराहना की जाती है। भारत इस शिखर सम्मेलन में हुई प्रगति की सराहना करता है। आगे का रास्ता केवल संवाद और कूटनीति से ही निकल सकता है। विश्व यूक्रेन संघर्ष का शीघ्र अंत देखना चाहता है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। राष्ट्रगोपः पुरो